हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2018 की यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जो पेपर थी वो देखी थी। एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग 2019 की जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हुई थी उसकी पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने इससे पहले देखा था 1 to 50 क्वेश्चन और आज जो हम लोग करेंगे 51 to 100 क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। तो इसमें कह रहा है कि जो शुगर केन की प्रोडक्शन है ना, शुगर केन की, गन्ना और चीनी के जो प्रोडक्शन है सबसे उत्तर महाराष्ट्र से ज़्यादा है, परंतु उत्पादकता कम है ना, प्रोडक्टिविटी कम है। क्लियर, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रोडक्टिविटी कम है महाराष्ट्र से। देन मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव, और जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। तो इस दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं है कि अगर मान लीजिए कि जो शुगर फैक्ट्रीज है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है तो उससे प्रोडक्टिविटी का क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो पक्की बात है कि आपकी ये ऑप्शन नहीं होगी, है ना। नाउ अब इंडिविजुअली दोनों सही है कि नहीं, तो अगर आप बात करते हैं 2022-23 की, ठीक है, हम अभी करंट की बात कर रहे हैं। सो 2022 एंड 23 जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन हुए हैं, दैट्स 1084.57 लाख टन्स, और महाराष्ट्र में 1053 हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है बट प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र की ज़्यादा है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा उपज है ना, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जगह पे है, तो ये चीज़ हो गई। तो पहला तो सही है। इसके बाद है कि मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो 2016 में आप बात करते हैं कि 173 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री वहाँ पे था। ठीक है, अगर आप जैसे प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन की बात करें, है ना, तो आपको अगर मैं आपको एक डायग्राम, तो ये दोनों आपकी सही है ना, कि महाराष्ट्र में जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज है उसमें सारे मैक्सिमम कोऑपरेटिव सेक्टर में है। तो दोनों एसेसन रीजन सही है, बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप बात करते हैं कि ट्रॉपिकल स्टेट्स में या सब ट्रॉपिकल स्टेट्स में बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन की, तो अब देख लो, सब तमिलनाडु है ना, देन कर्नाटक है, ठीक है, और महाराष्ट्र में देख लो 87 एंड उत्तर प्रदेश में देख लो 81। ठीक है, दोनों स्टेट की बात करो तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें क्या क्या है, दाम, देसाई, दीवान और जरीब, है ना। तो जरीब क्या होता है, जरीब जो होता है, जरीब की अगर बात करें तो लैंड को मेजर करने के लिए एक चेन वाली होती है, गांव में आपने देखा होगा, वो आपको अराउंड 60 यार्ड्स की होती है, 60 यार्ड्स या आपको 55 यार्ड्स की ये होती है ना। तो 60 आप याद रखिए, है ना। सो दिस इज अ लैंड मेजरिंग चेन, चेन से लैंड मेजरिंग। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। सो ये क्या हो गया आपको, डैम, जरीब। तो ये जरीब जो है वो टैक्स नहीं है, तो ये आपको नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो आंसर तो जरीब ही हो जाएगा, क्योंकि जरीब जो होता है वो लैंड मेजरिंग चेन हो। अब बात करते हैं कि दाम क्या है। सो दाम जो होता है ये कॉपर कॉइन को दाम बोलते हैं, कॉपर कॉइन को दाम बोलते हैं। और ये जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी जब उनकी 1540 से 1545 के बीच में जब वो रूल कर रहे थे, तो उस समय में शेर शाह सूरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ इन्होंने किया था मोहर, जिस गोल्ड कॉइन को बोलते थे मोहर, और सिल्वर कॉइन को रुपया, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन को मोहर, सिल्वर कॉइन को रुपया, और दाम बोलते थे जो तांबे की होती थी, ठीक है, ताम्र की मुद्रा। तो ये आपको शेरशाह सूरी ने किया था। अब बात करते हैं देसाई के बारे में। सो देसाई जो है नथिंग बस द टाइटल, ये टाइटल था जो आपको फ्यूडल जो लॉर्ड होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, है ना, उनको जो महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, है ना, ये एक टाइटल दिया जाता था, ठीक है, जिसको विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज दिए जाते थे, है ना, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए।
वो उसको बोलते थे, उस पर्सन को, उसको टाइटल होते थे देसाई। और दीवान जो है, दीवान की अगर बात करें तो दीवान तो आपको पता है दीवान जी, है ना। सो दैट रेवेन्यू चीफ ऑफ अ प्रोविंस, किसी प्रोविंस का रेवेन्यू चीफ जो होते थे उसको दीवान बोलते थे। हाँ, आपने मूवी में देखा होगा दीवान जी। ना जरीब देख लो कैसा होता है, दिस इज जरीब, चेन से नापने का, और ये जो होता है 60 या 55 यार्ड्स की होती है। और दिस इज डैम कॉपर कॉइन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको सेलेक्ट करने हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो 1 इज द मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। सो मुल्ला दाऊद कौन थे, दामोदर कवि कौन है, सोमनाथ कौन है, और अमीर खुसरो कौन है, इसके बारे में बात करनी है, मिलान करनी है। सो मुल्ला दाऊद के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, ये पहला पोएट थे सूफीज्म का, है ना। और ये बिलोंग करते थे दलमाऊ, दलमाऊ एक जगह है रायबरेली में, है ना। और इनकी जो फेमस पोएम थी, पोएट थे सूफीज्म के आइडियोलॉजी के थे, इसका पोएम थे, उसका था नाम चांदायन, चांदायन इसका ये था। तो इसकी जो कृति थी, रचना थी, वो था चांदायन। और ये जो चांदायन थे, वो चांदायन था, वो अवधी में था, अवधी लैंग्वेज में लिखा हुआ था 14th सेंचुरी एडी में, ठीक है। ये आपको जो चांदायन है वो आपको एक लव स्टोरी है नोरक एंड चंद के बीच का, चांदा के बीच में और नोरक के बीच की लव स्टोरी चांदायन में है। वो किसने लिखी है, मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद कौन थे, पहला पोएट थे सूफीज्म आइडियोलॉजी के, जो कि रायबरेली से बिलोंग करते थे। सारी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। दामोदर कवि जो है पद्मावती कथा इन्होंने लिखा था। पद्मावती कथा ये राजस्थानी लैंग्वेज में लिखा था, राजस्थानी में इन 1459, ठीक है। इसके बाद जो आपको, ठीक है, सोमनाथ की बात करते हैं, सोमनाथ के बारे में। ये जो है आपको पंडित सोमनाथ, जहांगीर के समय में एक हुआ करते थे पंडित सोमनाथ जी। पंडित सोमनाथ जो थे वो एक तेलुगु ब्राह्मण थे, और ये राजमुंद्री जगह के थे। और इन्होंने लिखी थी एक बुक जिसका नाम था राग विबोध, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, क्लियर। देन अमीर खुसरो को कव्वाली का फादर माना जाता है, अमीर खुसरो को कव्वाली का फादर माना जाता था। और इन्होंने ही गज़ल स्टाइल सॉन्ग इंडिया में लाया था। और आशिका करके एक पोएम है ना, एक लव स्टोरी है, वो लिखा था अमीर खुसरो ने। तो ये जो आशिका है वो जो है सो एक लव स्टोरी है। और ये लव स्टोरी खिज्र खान जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, और एंड देवल रानी की लव स्टोरी के बाद में, देवल रानी गुजरात की प्रिंसेस थी और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खान था। इन दोनों के बीच की लव स्टोरी को लिखा था आशिका। होप आपको क्लियर होगा। सो द आंसर इज बी, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पैट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर। अकबर से पहले, है ना, अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण कौन से राजा ने दिया था। क्या है, वाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो ये जो है तानसेन के बारे में आपको जानिए कि तानसेन का जो बचपन का नाम था वो था, कभी कभी पूछता है, रामतनु पांडे इनका बचपन का नाम था। और इन्होंने अपनी जो करियर स्टार्ट की थी, है ना, वो हिंदू किंग ऑफ वाटा राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ पे शुरू किया था। और इतनी ज़्यादा इनकी ख्याति थी कि जो मुग़ल एम्पायर अकबर थे उन्होंने एक मैसेज भेजा था राजा रामचंद्र सिंह में कि भैया तानसेन को कि ज्वाइन करा दो, हमारे मुग़ल कोर्ट के म्यूजिशियन के में इनको ज्वाइन करवा दो। शुरुआत में तानसेन ने इसको रिफ्यूज कर दिया, है ना, और इन्होंने कहा कि हम रिटायर हो जाएंगे बट जाएंगे नहीं। पर राजा रामचंद्र सिंह ने इनको बहुत बोला कि आपको और ज़्यादा वाइडर ऑडियंस मिलेंगे और आपकी ख्याति बढ़ेगी, तो आप जाओ। तो उनको फिर कन्विंस करके उनको भेजा। तो अकबर से पहले कहाँ पे थे, वाटा का राजा रामचंद्र सिंह राजा थे वाटा के, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि इसमें रूलिंग डायनेस्टी है एंड कैपिटल है। तो कैपिटल की बात करते हैं नाउ। इसमें अगर बात करें तो पांड्या डायनेस्टी का
जो कैपिटल होगा वो है पांड्या डायनेस्टी का जो कैपिटल होगा वो होगा मदुरई। पल्लवा डायनेस्टी का जो होगा वो होगा कांचीपुरम, है ना। यादव डायनेस्टी का, यादव का होगा देवगिरी, और ककाटिया का क्या होगा, वारंगल। सो द आंसर इज बी। अब इसमें इंफॉर्मेशन कुछ कुछ दे देता हूँ कि पल्लव डायनेस्टी जो था, पल्लव डायनेस्टी, पंड्या, चोला, चेरा, ये आपको देखो और भी याद रख लो। पल्लव हो गया, पल्लव का तो हो गया। पांड्या, पांड्या का जो एम्बेलम था वो था टाइगर, ये एक याद रखिए इंफॉर्मेशन। देन चोला और चेरा, तो चोला डायनेस्टी जो था उसका था उरैयूर, ठीक है। और चेरा का जो था वो था वंजी या करूर, वंजी या करूर। और इसके एम्बेलम जो था वो था टाइगर। अच्छा अच्छा, पांड्या का फिश, पांड्या का फिश, इसका टाइगर एंड इसका, ये आपको याद रखनी है। देन फिर तो ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि चोला का जो है आपका टाइगर है, चेरा का ये भी कभी कभी पूछता है धनुष है ना, और पांड्या का फिश है, ठीक है ना। देन पांड्या डायनेस्टी मदुरई, चोला का उरैयूर, चेरा का वंजी, पल्लवा का कांचीपुरम, ककातिया का वारंगल, होयसाल का द्वार समुद्रम, यादव का देवगिरी, है ना। देन फिर मैत्रकाज, वल्लवी, है ना। देन मौखारीज याद रखेंगे, है ना। देन चालुक्य और बादामी, ठीक है। पल्लवा कांचीपुरम का तो हो ही गया, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितने भी मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने हैं तो इसमें कौन कौन सी हैं। वन इज़ द राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का सासाराम, हुमायूं का दिल्ली, अटला मस्जिद जौनपुर, ठीक है। तो इसमें कौन पहले है कौन बाद में, तो हम बात करते हैं कि राबिया दुरानी का जो मकबरा है ना, उसको बीबी का मकबरा भी बोलते हैं, बीबी का मकबरा, है ना। दिलरस बानो बेगम जो औरंगजेब की वाइफ थी, है ना, औरंगजेब की वाइफ ऑफ औरंगजेब, राबिया दौरानी, है ना। बीबी का मकबरा जो है वो बनाई गई थी 1658 से 1707 में, और ये माना जाता है कि ये बनाया है किसने, आजम शाह ने। हुई आजम शाह, द सन ऑफ औरंगजेब, ठीक है ना। तो अपनी माँ के नाम पे बनाया था, इसको बीबी का मकबरा भी बोलते हैं, या राबिया दौरानी का मकबरा भी बोलते हैं औरंगाबाद। तो 1658 से 1707। इसके बाद है कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये कब बनाया गया था, तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में बनाया गया था। इनका ऑफकोर्स इनका मकबरा जो बनाया था वो किसने बनाया था, इनका बेटा था इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह ने ये बनाया था, और वहाँ पे ये जो 16 अगस्त 1545 का एक था कि जिसमें कि लिखा था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कंप्लीट किया गया उनके बेटे इस्लाम शाह के द्वारा, है ना। 3 महीने की डेथ के बाद, शेर शाह के 3 महीने के डेथ के बाद, तो 1545 याद रखें आप। देन हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वो 1560 में बना था। अगर आप सिर्फ ये भी पता रहेगा कि शेर शाह सूरी का कार्यकाल, हुमायूं का कार्यकाल, तब भी आपका काम हो सकता था, है ना। 1560 में ये हुमायूं का सन, है ना, जो अकबर है, अकबर ने बनवाया था 1560 में हुमायूं का मकबरा। देन अटला मस्जिद जो है ये 1408 ईस्वी में, है ना, इब्राहिम शाह सरकी, है ना, इन्होंने बनाया था जौनपुर में, क्लियर। तो सबसे पहले कौन हो गया आपको, अटला मस्जिद, देन फिर शेर शाह सूरी का मकबरा, देन फिर हुमायूं, देन फिर राबिया दौरानी का मकबरा। तो दिस इज द बी आंसर है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, ठीक है। बीबी का मकबरा, है ना, एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द मानसबदारी सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। मानसबदारी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मानसबदारी सिस्टम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है
जिसको इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। सो मानसबदारी सिस्टम वाज द ऑफिशियली नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय द अकबर। इन्होंने 1571 में ये सिस्टम स्टार्ट की थी। मानसब जो है, जो मानसब वर्ड है, वो मानसब वर्ड जो है वो अरबिक ओरिजिन का है, अरबिक वर्ड है ना। और इसका मानसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन, ठीक है। तो ये जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया उसकी रैंकिंग की बात में है, जो उनको कोई भी ड्यूटीज मिलती थी, या तो सिविल हो या मिलिट्री ड्यूटीज हो, तो उसको उसकी बात है। तो मानसब का मतलब होता है रैंक। और ये जो थी मानसबदारी शायद हेरिडेटरी नहीं, हेरिडेटरी ये नहीं थी, है ना। तो ये हेरिडेटरी नहीं थी। और शुरुआत में क्या था कि 10 मिलती थी, 10 रैंक। लोअर ग्रेड जो होते थे 10 होते थे, और हाईएस्ट जो है सो 5,000 मानसबदार, 5,000 मानसबदार के हैं। और ये जो 5,000 थे वो बाद में 7,000 हो गया और 10,000 हो गया। तो मतलब 10 से लेके 10,000 तक के मानसब होते थे, ठीक है। तो शुरुआत में 10 थे, धीरे धीरे 10 भी लोएस्ट ग्रेड जो था उसको 10 था, और बाकी हाईएस्ट में 5,000 7,000 भी थे। मानसिक को भी मिला था, है ना। तो ये है, तो ये हेरिडेटरी नहीं हुआ करता था। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है आपको, जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है, ट्रीटी ऑफ सलवाई है, ट्रीटी ऑफ मद्रास है, ये कौन सी ईस्वी में हुई थी? सो इलाहाबाद की संधि जो है, इलाहाबाद की संधि वो 1765 में हुई थी, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में होती है बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में होती है, उसके परिणाम से होती है इलाहाबाद की संधि। और यहाँ पे जो बैटल ऑफ बक्सर होती है वो फॉट किसके किसके बीच में किया जाती है? मुगल एम्पायर तो होते ही हैं, देन अवध के नवाब एंड बंगाल के नवाब। सो मुगल, अवध के नवाब, है ना, एंड बंगाल, ये तीनों मिलकर के करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, और हार जाते हैं। और हारने के बाद होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। मंगलौर की संधि की बात अगर करें तो ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1784 में होती है एक संधि, आफ्टर डिफीट, है ना। सो ये मैंगलोर में साइन किया जाता है, और इससे होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की एंड हो जाती है, एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, और होती है मैंगलोर की संधि। नाउ ट्रीटी ऑफ सलवाई की संधि की अगर बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म होने में 1782 ईस्वी में, 17 मई 1782 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में एक संधि होती है ना, वो सलवाई की संधि। वो पहला एंग्लो मराठा वार खत्म होने के बाद ये संधि होती है। इसके बाद है मद्रास की संधि। जो ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो 1769 में होती है, ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिश वर्सेज हैदर अली, है ना, हैदर अली के बीच में होते हैं, और होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की एंड। संधि तभी होती है जब युद्ध का अंत होता है ना। सो द आंसर इज 4213। पहला का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1, चौथे का 3, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन एग्रीमेंट, क्रिप्स मिशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो पूना पैक्ट जो है वो हुई थी, आप पूरा एग्जैक्ट डेट याद रखें इसका, सितंबर 24, 1932 में। किसके किसके बीच में हुई थी? गांधी जी, है ना, गांधी जी एंड अंबेडकर जी। सो ये साइन हुई थी पूना पैक्ट 1932 में। देन गांधी इरविन एग्रीमेंट जो हुआ था, दिस इज द पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो फिर से हुई थी। गांधी नाम से क्लियर है, गांधी एंड इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में ये हुई थी, जो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया थे। कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले गांधी जी की कुछ शर्त थी, उन्होंने कुछ माना, है ना। फिर सेकेंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। सो ये 1931 में है। देन क्रिप्स मिशन जो होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1942 में भेजा था कि भैया हमको सेकेंड वर्ल्ड वार में कोऑपरेट करो। इंडिया को कोऑपरेशन के लिए भेजा गया था क्रिप्स मिशन, है ना, कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमें सहायता करो। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो दांडी मार्च कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा स्टार्ट की गई थी। वहाँ से स्टार्ट होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, है ना, 1930 में। नाउ सी, सबसे पहले कौन सा हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो फोर्थ, देन फिर सेकंड, है ना, फिर 1930 के बाद आपको हुई थी गांधी इरविन पैक्ट, देन फिर पूना पैक्ट, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो सी इज़ द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। सो देखो, लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू री अरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, पहला ये है। दूसरा है कि अ न्यू प्रोविंस वाज कंसल्टेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। देखो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 में जो एक्ट आई थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो 1905 में आई थी, वो किसने लाई थी? पहले बात है कि लॉर्ड कर्जन ने लाई थी। लॉर्ड कर्जन जो है इंडिया के वायसराय थे, 1899 से 1905 थे। और इसमें ही बोला था, इन्हीं के अंदर में ऐसा हुआ था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रोविंस का जो पार्टीशन है वो फोर्स में आया थी, है ना। और ये जो एक्ट थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें क्या था कि पार्टीशन होगी और पार्टीशन के बाद दो प्रोविंस जो होगा, एक बंगाल और जो बंगाल प्रोविंस है वो आपको इसमें इस न्यू प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। और बंगाल में कौन कौन सा रह गया? मॉडर्न अभी जो वेस्ट बंगाल है, अभी जो उड़ीसा है और अभी जो बिहार है ना। तो ये जो एक्ट आई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता के लिए हमें फ़ायदा हो, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, मोटिव कुछ और था, है ना। सो बोथ 1 और 2 दोनों सही है आपका। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि CR फार्मूला, हु प्रिपेयर्ड CR फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। CR फार्मूला किसने किया था? ठीक है, होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो वहाँ पे जो वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ये कहते हैं कि देखो, अगर इंडिया को चाहिए स्टेटहुड, है ना, ये तभी पॉसिबल होगा जब सबसे पहले इंडिया को मिलेगी डोमिनियन स्टेटस, तब मिलेगी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लोग अपनी डिफरेंसेस को भुला करके एक साथ आ जाए तो मिलेगी। तो इस डिफरेंसेस को हटाने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में एक फार्मूला लाया था, जिसको CR फार्मूला भी बोलते हैं या राजा जी फार्मूला बोलते हैं, राजा जी फार्मूला। इन्होंने कहा था, है ना, कि कैसे जो मुस्लिम लीग है और INC है उसके बीच में, है ना, पॉलिटिकल जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये जो था वो आपको राजगोपालाचारी थे, प्रिपेयर्ड किया था। क्लियर? हालांकि ये वर्क नहीं किया। अगला क्वेश्चन है ना, कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में, है ना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की राइज एंड ग्रोथ ये किसने लिखी है? पार्थसारथी गुप्ता, S गोपाल, BR नंदा और बिपिन चंद्रा। तो ये बुक लिखी है विपिन चंद्रा ने, ये बुक लिखी है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 to 1905। सो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये लिखी है बुक विपिन चंद्रा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस में लिखा हुआ है? तो अगर आप इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है आपको, किस में लिखा हुआ है? देखो 48A हमारे संविधान की 48वां, अगर एग्जैक्ट वर्डिंग की बात करें, है ना, तो 48A कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये तो आपको किस में कहते हैं? 48 से है, तो ये हो गई DPSP में। हमारी जो 51AG है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ड्यूटी में कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। ये दोनों जो हैं, दोनों में लिखी हुई है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 48A में लिखा हुआ है कि हमारी ड्यूटी है कि आपको फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करनी है, उसकी कंडीशन को सही करनी है, और हमारी ड्यूटी भी ये है। सो हमारी DPSP में भी है और ड्यूटी में भी है, ठीक है। तो ये आपको है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पंचायत के कौन सी स्टेटमेंट सही है?
50% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन, ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है। 50% रिजर्वेशन नहीं है। 73वां, ठीक है, और 74वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के लिए, है ना, कब हुई थी? 1992 में। उसमें था कि 1/3 सीट जो होगा, है ना, वो होगी विमेन के लिए, ये विमेन के लिए था। और इसमें और भी था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन होगी बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, है ना, क्लियर। और जैसे 2006 में आप अगर बात करें तो बिहार पहला स्टेट बना, अभी तो बहुत सारी स्टेट हो गई हैं, बट बिहार पहला स्टेट बना जिन्होंने पंचायत बॉडीज में 50% विमेन को रिजर्वेशन दी थी। तो ये जो बोल रहे हैं कि SC/ST कैटेगरी 50% है, दैट्स अ रॉन्ग। तो पहला तो गलत हो गया। और सेकंड है कि ग्राम सभा इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन द विलेज। जितने लोग विलेज में रहते हैं वो ग्राम सभा नहीं है। ग्राम सभा क्या है आपका, कि जिसका भी एज 18 या 18 से अधिक है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, 18 से ज़्यादा है तो वोटर लिस्ट में नाम होगा, है ना, अगर नहीं है तो वो नहीं, तो वो सब होंगे ग्राम सभा का। सो ऑल पर्सन जो लिविंग इन द विलेज नहीं होगा। सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो पहला ये हो गया, तो थर्ड तो सही है। सो देयर विल बी ए पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, तो होती है, यहाँ पे होती है, विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत होती है, देन फिर मिडिल पे होती है पंचायत समिति, है ना, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, और यहाँ होती है जिला परिषद, जो दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये 3 लेवल होती है, उसमें पंचायत जो होती है वो इंटरमीडिएट लेवल पे। सो दैट्स राइट, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन एक सोशल मूवमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। इन्होंने एक आंदोलन चलाई थी, वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? सो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो एक इन्होंने जो डिमांड की थी, वो डिमांड की थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसका हमारा आंसर होगा, है ना। ये इन्होंने मूवमेंट छेड़ी थी RTI एक्ट के लिए, सिंपल सी क्वेश्चन थी। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP के बारे में बात कर रहा है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस जो प्रोग्राम है उसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ BPL के लिए कौन सी स्कीम नहीं है इसमें? तो अब इसमें जो स्कीम है वो आप उसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण। सो तो NSAP जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दैट्स फॉर द किसके लिए है? जो ज़्यादा एज के लोग हैं, है ना, तो उनके लिए, उनकी बात हो रही है ना। जैसे ओल्ड एज के लिए, डिजेबल्ड के लिए, इनके लिए आई थी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जो ये NFBS है ना। सो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है ये था कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जो ब्रेड विनर, नाउ व्हाट इज हु इज ब्रेड विनर? जो एक ही है, बोलते हैं कि इसके घर में कमाने वाला सिर्फ यही है। सो जो कमाने वाला है उसकी अगर डेथ हो जाती है ना, तो अगर BPL की फैमिली में किसी ब्रेड विनर की डेथ हो गई तो उसको 20,000 रुपये देने की प्रोविजन थी। दैट्स अ नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। सो बिलो पॉवर्टी लेवल में अगर किसी ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, समझ गए? ठीक है। देन वन इज द अन्नपूर्णा स्कीम। सो अन्नपूर्णा स्कीम में 10 किलो फूड ग्रेन, है ना, हर महीने 10 किलो फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट देना था। जिसकी अगर 65 से ज़्यादा किसी की एज हो गई है तो उसको देनी है, ठीक है ना। तो ये 65 से ज़्यादा, तो ये अन्नपूर्णा स्कीम थी। बट ये जो आपको महिला का सशक्ति थी, ये दोनों तो है आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में है। विडो को अगर आप कुछ दे रहे हो तो ये सारी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गई। बट महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है दैट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने वाली है। ये कुछ नहीं है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए कि उसकी पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा हो, है ना, उसके लिए ये लाया गया था अंडर द दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया था। सो दिस इज नॉट अ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। इसमें कुछ दे नहीं रहे हैं। विमेन को विमेन को एम्पावर करने के लिए और उसकी पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा बढ़े, है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोले, उसके लिए आई थी महिला सशक्तिकरण परियोजना। तो दिस इज नॉट अ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो डज नॉट इंक्लूड, तो ये होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है।
अगला क्वेश्चन है कि हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल, किसने कहा था कि इंडिया जो है सो क्वासी फेडरल स्टेट है। सो आप याद रखें कि केशी हुएर करके थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बताया था। नाउ व्हाट इज क्वासी फेडरल? सो स्टेट दैट स्टैंड्स बिटवीन, वन इज द यूनिटरी, है ना, एंड वन इज द फेडरल, इस दोनों के बीच में होती है क्वासी फेडरल। ठीक है, ना ही इंडिया यूनिटरी है ना ही फेडरल है, ये है आपकी क्वासी फेडरल। इसके बाद जो आइवर जेनिंग है, आइवर जेनिंग इन्होंने कहा था, इन्होंने भी बोला था, है ना, ये सब कुछ ना कुछ पॉलिटी में बोला था। सो आइवर जेनिंग जो थे उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज़ ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, मतलब इंडिया, इन्होंने कहा था इंडिया है तो फेडरेशन बट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, मतलब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंट्रल की तरफ लेनिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, ये बोला था आइवर जेनिंग्स ने। तो आपसे पूछा है कि किसने कहा था क्वासी फेडरल स्टेट, तो दैट्स केसी वेरे। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स्ड, accession to India ratified by sovereign constituent assembly of Jammu and Kashmir, new constitution of the state of Jammu and Kashmir came into force। now 26 अक्टूबर, याद रखें 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 1947 को साइन किया था, एंड कि JNK जो है वो इंडिया का, डोमिनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगा एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये हो गया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स जो हुई थी वो हुई थी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वाज अडॉप्टेड। ये अडॉप्ट क्या पूछ रहा है, एसेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया रेटिफाइड बाय सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। ये तो कब फोर्स में आया था, ये जो है 26 जनवरी 1957 को इफेक्ट में आया था, बट ये बना कब था, 17 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगेन ये क्या है कि एसेशन टू इंडिया मतलब कि एसेशन टू इंडिया रेटिफाइड बाई सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने कब रेटिफाई किया था कि इंडिया में एसेशन हो गया। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई थी, है ना, और अनइक्विवोकल टर्म से रेटिफाई, वो लोग रेटिफाई किया था 15 फरवरी 1954 को। वो बहुत सारे डिबेट, डिस्कशन एंड कंसिडरेशन के बाद उन्होंने कहा था कि ये जो है सो उनको रेटिफाई किया था जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि इंडिया में एसेस हो गए हम। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, पहला क्या होगा, ये 26 अक्टूबर को है ना। देन सेकेंड वन इज द, ये आपको एसेशन टू इंडिया रेटिफाइड बाय द सोवरेन, ये कितने को हो गई आपको, ये सेकेंड वाले 1949 हो गई। सो फर्स्ट 10th के बाद सेकेंड होगा। देन थर्ड एसेशन टू इंडिया रेटिफाइड बाय द 26 जनवरी, और अडॉप्टेड जो हुआ था, नो इट्स 1954, एंड देन फिर थर्ड एंड फोर्थ जो है सो 1957। सो द आंसर इज सी। ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें फिर से एसेशन है, रीजन दिया हुआ है, एंड पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, एंड दूसरा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है ना, लेकिन ये जो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुडिक्शन रिगार्डिंग, मतलब सिर्फ सेंट्रल लॉज को सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये आपको एक थी आर्टिकल 131A जिसमें लिखा हुआ था कि एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, बट इसको 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ये पहले 131A में ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ही एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं सेंट्रल लॉज, बट इसको हटा दिया गया था, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? सो पंचायती राज डे जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो मनाती है 24 अप्रैल को पंचायती राज डे, है ना। ये 24 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो हुआ था वो 1993 में आपको इफेक्ट में आया था, ठीक है। तो इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपको नेशनल पंचायती राज दिवस। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी आपको पता है रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर पता है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है ना। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, है ना। वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ये किस आर्टिकल के 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपको ऐड किया गया है? ये कौन से आर्टिकल में? देखो, जब भी ऐड किया गया हुआ है तो ये आर्टिकल तो होंगी नहीं, है ना। तो आंसर तो इसी दोनों में से कोई होनी है ना। सो दैट्स इन 43A। सो 43A में है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 45 में है कि द स्टेट शैल, जो 6 वर्ष तक अप टू 6 ईयर तक आपको चाइल्डहुड केयर स्टेट को करना, इंश्योर करना है। 39A में है आपको फ्री लीगल एड के बारे में है। और 38 आर्टिकल में है प्रमोशन ऑफ, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सारी है। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको 43A को ऐड किया गया था फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर के पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल नेचर क्या है? कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ये इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट नहीं है ना। ये तो आपको पता होगा कि कोर्ट क्या होगा, कैन नॉट पास ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट जो है सो उसके ऑर्डर नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हें प्रीएम्बल में जो लिखा है उसको पालन करना ही है। बहुत सारी केसेज है, बट बेरूबेरी यूनियन केस हुई थी, बेरूबरी केस हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनकी माइंड है प्रीएम्बल, बट इसको दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इट इज़ नॉट अ इन्फोर्सेबल। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द 162, ठीक है। सो 162 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। सो ऐसा कुछ है नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 का हेडिंग क्या है? तो जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है ये लिखा हुआ है आर्टिकल 154 में, ये लिखा हुआ है। देन कंडीशन ऑफ गवर्नेंस ऑफिस, ये आर्टिकल 158 में हेडिंग ये है। देन टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये आर्टिकल 156 में है। एंड एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंट है ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये आपको आर्टिकल 162 है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो इसमें यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, है ना। बट 162 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट ये सब हेडिंग करके दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा। विदर्भ का खजुराहो, विदर्भ के खजुराहो किस टेम्पल को बोला जाता है? तो मार्कंडेश्वर टेम्पल जो है, मार्कंडेश्वर टेम्पल वो वेनगंगा रिवर है ना, वेनगंगा रिवर के पास में है। ये आपको गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, है ना, महाराष्ट्र में है ना। और इसी को बोला जाता है खजुराहो ऑफ विदर्भ, है ना। और ये नगरा स्टाइल का है ना।
ठीक है। देन अगर बात करते हैं भीम शंकर का, तो भीम शंकर जो शिव का मंदिर है ना, ये पुणे में है। देन कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में है, एलोरा लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है। एंड मनु देवी टेम्पल जो है ये आपको, ये भी जलगांव में है, जलगांव महाराष्ट्र में है ना, सतपुरा रेंज में ये मनु देवी टेम्पल है, ये अदगांव विलेज में है, तो आप महाराष्ट्र याद रख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको कुछ टाइफून ह्यूरिकेन जो 2019 में थे उस पे थे, तो दैट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट बट ठीक है। डोरियन, हेजिविस, लेकिमा, मिटाग, है ना। सो ह्यूरिकेन जो ये थी, डोरियन जो था वो एक हरिकेन था। सो दिस इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये हुआ था बहमास में, है ना। सो हरिकेन जो हुआ था वो बहमास में। एंड हेजिविस जो था, हेजिविस ये टाइफून था। बाकी ये तीनों जो है, दिस वन इज द टाइफून। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइफून और ये, बस ये नेम है, रीजन में नेम इसका हो जाता है हरिकेन। सो हरिकेन डोरियन जो बहमास में था, हेजिविस जो था वो जापान में था, हेजिविस दिस इज ऑल्सो ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड लेकिमा जो था वो फिलीपींस में था, लेकिमा था फिलीपींस में, है ना। और मिटाग जो था ईस्ट चाइना साउथ कोरिया इसमें था, है ना, ईस्ट चाइना साउथ कोरिया आप ये सब लिख सकते हो। सो लेकिमा बेसिकली था फिलीपींस में। तो यूपी पीसीएस ने इसको भी हटा दिया था कि उसमें कोई भी सही नहीं है। सो आपको ये याद रखनी है कि हरिकेन और टाइफून ये और साइक्लोन इसमें डिफरेंस क्या है ना। ये सारी सेम ही है ना, वेदर फेनोमेना है। ये कहाँ से आ रहा है ना, वेदर द स्टॉर्म्स इज फॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंग नाम है हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन। सो अगर नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में उसको हरिकेन बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट में पैसिफिक ओशियन में इसको टाइफून बोलते हैं, और साउथ पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में उसको साइक्लोन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इसको साइक्लोन, जो यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं वही यहाँ पे टाइफून, यहाँ पे हरिकेन और इसको भी साइक्लोन बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2019 के अक्टूबर में इंडिया ने कहा था कि हम हाई कमीशन बनाएंगे। कहाँ पे बनाया था? ये उस समय न्यूज में था। इन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे ये सिएरा लियोन में उन्होंने बनाया था कि हम हाई कमीशन बनाएंगे। ठीक है। ना इसमें जो बेनिन है, गाम्बिया है, गिनिया है, तो उसका देखो ये कहाँ कहाँ है। देखो ये जो है, अगर आप बात करते हो, सो माली हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, है ना, मॉरिटानिया हो गया। देन दिस वन इज द गाम्बिया, ये छोटा सा जो है इत्तूसा गाम्बिया है। देन ये जो है बुर्किना फासो है 1 नंबर में। देन बेनिन है ना। अगर जो सिएरा लियोन है दैट्स दिस वन। ठीक है। इसके बाद हमारा जो था उसमें क्या क्या था, गाम्बिया था, तो गाम्बिया तो आप देख ही लिए, सिएरा लियोन देख लिए। देन गिनिया था, सो गिनिया दिस इज़ गिनिया, 8 नंबर में गिनिया है। और बेनिन जो है वो 2nd नंबर में, दिस इज़ बेनिन। और ये बुर्किना फासो है 1 नंबर में। तो ये आप एक बार डायग्राम देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग में कि इंडिया में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन से स्टेट टॉप पे है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नीति, पहले तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है। और उसमें कौन टॉप किया, तो 2023 की बात करते हैं। सो 2023 में जो सबसे पहले जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है वो 2019 में निकाला गया था, और उसके बाद 21 में हुई है। तो उसमें सबसे पहले जो टॉप किया था वो दैट्स कर्नाटका। और 19 में भी जो पहला एडिशन था उसमें भी कर्नाटका ही टॉप किया था, और अभी भी कर्नाटका ही टॉप किया है। एक होती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये आपको वाइपो निकालती है, उसमें इंडिया का स्थान 40वां है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द ऑथर ऑफ द बुकर प्राइज विनर 2019 बुक्स गर्ल वेमेन अदर, 2019 में जो बुकर प्राइज जीता था, ठीक है, वो उसका एक किताब थी गर्ल वीमेन एंड अदर्स, उसके लेखक कौन थे, मतलब आस्किंग कि बुकर प्राइज किसने जीता था। तो ये थे बर्नार्डिन इवारिस्तो, ठीक है ना। तो ये बुकर प्राइज जो है वो लिटरेरी अवार्ड है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। 2022 में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था वो मिला था, आप याद रखो, गीतांजलि श्री इंडिया की थी, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको हिंदी में हिंदी से ट्रांसलेशन किए थे, है ना, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी बाय
हिंदी से ट्रांसलेट किया था किसने? डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, तो ये गीतांजलि श्री को 2022 में मिला था। ये इंग्लिश लैंग्वेज में वाले को मिलते हैं, है ना। अगला है कि हु डिड पीवी सिंधु विट टू विन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंडिया इन विमेन्स सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन द फाइनल मैच। किसको हरा के जीता था विश्व इंडिया विमेन्स सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप में? पीवी सिंधु ने किसको हरा के पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो ये है जापान, नोजोमी ओकुहारा जापान की हैं, उनको हरा करके ये बनी थी। अगला है कि विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वाज इनॉग्रेटेड। उस समय 2019 में भूटान के किस हाइड्रो पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया था? तो अब इसमें भी याद रख सकते हो कि भूटान में कौन कौन से हाइड्रो पावर, उस समय तो आंसर था ये मांगदेछू पावर प्लांट, बट भूटान में और कौन कौन पावर प्लांट है? ताला पावर प्लांट, चूखा, कुरीछू, बसोछू, मांगदेछू जिसको इनॉग्रेट किया था, और दागाछू। तो ये आप याद रखेंगे भूटान में कौन कौन हाइड्रो पावर प्लांट हैं। अगला है कि द बुक वेणु शिल्प, ये न्यूज में था उस समय, चित्रचार्या उपेंद्र महारथी ये किया था, इसमें कौन से आर्ट्स के बारे में है? सो वेणु शिल्प का संबंध कौन सी कला से है? सो वेणु शिल्प जो है ये बैम्बू आर्ट पे है, बांस कला पे है। इसकी जो किताब आप देखोगे तो यहाँ पे बांस लगाई हुई है। सो वेणु शिल्प ये उपेंद्र महारथी की बुक है, बांस आर्ट पे, है ना। अगला है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक। कौन है वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट? 100%, दैट्स अ सिक्किम इन इंडिया, 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, पारा एथलीट दीपा मलिक हु हैज़ बीन अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती थी? मतलब उनको उस समय जो अवार्ड मिला था वो किस स्पोर्ट के लिए? वो तो बहुत सारी चीज़ें खेलती हैं, है ना, बट उनको किस चीज़ के लिए मिला था? सो दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है, इनको मिला था खेल रत्न अवार्ड, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब बोलते हैं। नॉट राजीव गांधी खेल रत्न नहीं, इसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया के लिए। हर साल ये अवार्ड दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके द्वारा दी जाती है। और डेट टाइम उनको मिला था शॉर्ट पुट के लिए, दीपा मलिक को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में हुआ था, वो कौन सी सिटी में हुआ था? सो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी वो हुई थी न्यूयॉर्क में। उस समय की करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। अगला है कि यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट। अगर आप खाने में पॉलिश्ड राइस को खाओगे तो कौन सी डिजीज हो सकती है? सो पॉलिश्ड राइस को खाने से आपको हो जाती है बेरी बेरी। नाउ अगर आप याद रख सकते हैं, सो ये बेरी बेरी होती है ना, इससे क्या हो जाती है? बेरी बेरी जो होती है वो क्यों होती है? सो ये होती है कि डिफिशियंसी ऑफ थायमिन। ठीक है, सो थायमिन मतलब विटामिन B1। अगर आपकी डाइट में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो आपको ये रोग होती है। देन है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो होती है कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, जैसे कुछ पार्ट आप देख सकते हो, है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, रेड एंड ग्रीन में, दैट्स अ कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है कि लॉस ऑफ विजन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और क्वाइट्री जो है वो आपको आयोडीन की कमी से होती है, घेघा रोग। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो पूरी डिटेल, विटामिन ए की कमी से रतौधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, है ना, कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन से ग्वाइटर घेघा, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है ना। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ना। विटामिन B6 कहाँ से मिलता है, किस रिच सोर्स कौन सा है? सो विटामिन के का अल्फा अल्फा है, दिस इज टोटली राइट, है ना, विटामिन के का। देन विटामिन ई का व्हीट जर्म ऑयल है, गेहूं का अंकुर तेल है, ये भी बिल्कुल सही है। B6 जो है सो धान की चोकर राइस ब्रेन से मिलती है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 जो है ये मिलती है मीट और एग से ज़्यादातर मिलती है। सो कोड लिवर ऑयल से नहीं है, तो ये इसका नहीं है कॉड लिवर ऑयल, तो ये आंसर आपको हो जाएंगी B2, दिस इज द आंसर। कॉड लिवर ऑयल से होती है हमको डी मिलती है, विटामिन डी मिलती है कॉड लिवर ऑयल से, विटामिन ए मिलती है कॉड लिवर ऑयल से। ठीक है, क्लियर। राइस ब्रान जो होती है ना B1 में भी मिलती है, B1 भी राइस ब्रान से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पूरी दी हुई है विटामिन और मिनरल्स, है ना।
अगला है कि एसेशन रीजन अगेन दिया हुआ है कि इसमें देखो विटामिन पे तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं। एंड देन सेकंड है कि ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसिस ओनली सिर्फ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये करती है। तो इसमें पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे विटामिन जो है ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं। ह्यूमन ना ही ए को संश्लेषित किया जा सकता है, ना B1 को, ना B2 को, ना B5 को, ना B6 को, ना B7 को, ना B9 को, ना B12 E K, ये नहीं कर सकता है। ये सिर्फ B3 जो नायसिन जिसको बोलते हैं और D इसको ह्यूमन बॉडी आपको संश्लेषित कर सकते हैं, है ना? क्लियर? एंड ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसिस ओनली इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको दोनों आ जाती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब भी बात करते हैं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो हैं, तो इसमें विटामिन और मिनरल्स दोनों आ जाते हैं। सो वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना? सो मैक्रो में आपको जो आ गई DA B1 वगैरह, है ना? और माइक्रो में आ जाती है जैसे ये आपको बाकी जितनी भी आ गई ना, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब आ जाती है आपको। तो आपकी आंसर जो होंगी वो ए सही है और आर जो है सो फॉल्स है। ह्यूमन ऑर्गन ओनली इसेंशियल मार्गन ये नहीं है, कुछ अनइसेंशियल भी करती है। ये आप देख लो, एक्सप्लेनेशन है। B1 का नाम थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड। ये भी कभी कभी पूछता है तो यू कैन रिमेंबर। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसमें कुछ नेम दिए हुए हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं एंड उसको पूछा है कि क्या है ये। सो केबलार जो है एक पैराएरामिड है, सिंथेटिक, ये दिस इज द केबलार इज द सिंथेटिक फाइबर। टैक्सोल जो है दिस इज द कैंसर मेडिसिन है। जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे मारने की दवा, है ना? सो ये रोडेंटिसाइड है ना? सो C4, ठीक है। एंड नाइट्रोसेल्युलो जो होता है दैट्स अ एक्सप्लोसिव। नाइट्रोसेल्युलो जो होता है दिस अ हाईली फ्लेमेबल कंपाउंड होती है, वो आपको एक्सप्लोसिव विस्फोटक में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपियर आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। आप अगर कपूर को, है ना, या नेफ्थलीन को या ड्राई आइस को अगर आप वो बाहर रखते हो, एयर में रखते हो, तो ये क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाता है। ये क्यों होता है? तो इसमें कुछ कुछ दिए हुए हैं, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, रेडिएशन एंड डिफ्यूजन। सो लेट्स टॉक अबाउट द ईच एंड एवरीवन कि व्हाट इज सब्लिमेशन। दिस इज द, देखो सॉलिड से अगर गैस में हो रहा है तो वो सब्लिमेशन होता है। और आप देख रहे हो कि अगर कपूर अगर गैस में बदल गया, गायब हो गया, मतलब कि गैस बन गया, तभी तो गायब हुआ। सो कपूर अगर है तो ये सब्लिमेशन ही आंसर होगा। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन जो होता है, जो लिक्विड होती है वो गैस में बदल जाती है, तो वो होती है इवेपोरेशन, ठीक है। एंड डिफ्यूजन क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर जाती है ना, तो वो होती है डिफ्यूजन। और रेडिएशन आपको पता ही है कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, है ना, वेव पार्टिकल्स के फॉर्म में, है ना। तो दैट्स अ रेडिएशन। सो आंसर सब्लिमेशन हो गया। दिस इज एक्सप्लेनेशन। अगला है कि द फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी फेनोमेना यूज होती है? दैट्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। जब लाइट डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में, मतलब कि डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। एंड डिफ्रैक्शन जो होता है वो अगर किसी बैरियर से पास करती है लाइट वेव्स, है ना, कोई अचानक से कोई बैरियर आ गया तो वो स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है, तो दैट्स अ डिफ्रैक्शन। आप एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि आ रही यहाँ पे अचानक से रुकावट आ गई तो ये फैल गई, सीधा दिस इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड दिस इज द स्कैटरिंग। क्या हो गया कि अचानक से गया और चारों तरफ बिखर गया, सो दैट्स अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। एंड आप देख ही सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे गया ये लाइट और ये ऐसे हो गया तो दैट्स अ रिफ्लेक्शन, और ये पास कर गया तो दैट्स अ रिफ्रैक्शन। एंड दिस इज 90 डिग्री पे है तो क्रिटिकल एंगल, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला है कि कौन सी एंजाइम के बारे में क्या सही है? दे आर बायोकैटलिस्ट। ये एंजाइम जो होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे, जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ये एक्शन करते हैं। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, दे आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट होते हैं कि ये किसी भी रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बट वो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा घटा सकता है। सो बायोकैटलिस्ट हो गया कि ये जो है सो किसी जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करता है बट उस रिएक्शन को वेलोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। और
एंजाइम जो होता है एक तरह, एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है ना। सो प्रोटीन्स होता है, और जो हमारी जो बॉडी है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करती है ना। सो ये बायोकैटलिस्ट भी है, और ये वहीं पे करती है जहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है। ये दोनों हमारा सही है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है आपका, मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। मदर जो मिल्क होती है वो नवजात बच्चे को सब लगभग सारी आहार देती है, बट उसमें क्या कमी होती है, ठीक है, तो इसमें आयरन की कमी होती है, ठीक है। सो ह्यूमन बेस्ड मिल्क जो होती है ये यहाँ पे विटामिन डी की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, और विटामिन के की कमी होती है। ये 4 चीज़ों की मेनली कमी होती है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें आयरन की कमी। अगला क्वेश्चन है कि ये टफ क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस, लैब में पहले सिंथेसिस हुआ था, इसका क्रोनोलॉजी में बताना है। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। बट सबसे पहले जो हुआ था इसमें सबसे पहला की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले केवलार हुआ था, और अभी हमने बात किया था एक क्वेश्चन में 2 बार केवलार के बारे में पूछ लिया। केवलार इज द सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर है ये। आपको 1965 में सबसे पहले स्टीफन कोलेक ने, है ना, ये किया था, इसको लाइब्रेरी में बनाया था। तो सबसे पुराना ये है। सो द आंसर ये आपका ये हो जाए। इसके बाद आपको ये फुलरीन है, देन ग्राफीन, देन ब्लैक गोल्ड। सो फुलरीन जो है वो, फुलरीन एंड ग्राफीन आज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये याद रखेंगे आप, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और ब्लैक गोल्ड जो है सो दैट्स अ पेट्रोलियम, ठीक है। लैब में जो बना है वो पूछा जा रहा है। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है आपको कि बिब्लोमेट्री किसको बोलते हैं। सो बिब्लोमेट्री जो होता है किसी बुक, किसी आर्टिकल को एनालाइज करने का तरीका है, बिब्लोमेट्रिक, है ना। तो यह आप समझ लो, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, है ना, और फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क। द आंसर इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है। सो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में इसका यूज होता है बिब्लोमेट्री का। दिस इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज बुक्स। कोई आर्टिकल को एनालाइज करनी है, कोई बुक को, है ना, साइंटिफिक कंटेंट्स वगैरह को एनालाइज करने के लिए, दैट्स मतलब इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट करने के लिए। सो दैट्स अ बिब्लोमेट्री, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्बेडो। नाउ एल्बेडो क्या है। सो एल्बेडो जो होता है कि दिस इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट, रिफ्लेक्ट द लाइट, सो रिफ्लेक्टिंग पावर। सो इट इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट। जैसे आइस है, तो आइस जो है सो 80% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। वाटर क्या है, वाटर जो है सो एब्जॉर्ब कर लेती है 80% को, बस 20% को जाने देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब गैस ग्लेशियल रहती है, आइस रहती है, तो उस समय एल्बेडो ज़्यादा रहती है, रिफ्लेक्ट करने की पावर। और जब वो आइस जो है सो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो कम हो जाती है। सो 80 से सीधे 20% पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट, सो रिफ्लेक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में क्या सही है। सो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, दिस इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है कि कार्बन का क्या रोल है अर्थ पे, इसके लिए। सो इट इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। इट कंडक्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम डायरेक्ट वेबसाइट से उठाया हुआ है, क्लियर। सो दोनों सही है, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो देखो, अगर आप इसमें देखोगे सेव वाटर के लिए कुछ ऐसा है नहीं। सो दिस इज द क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस CO2 एंड ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में, उसको रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का है। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, कि वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसमें 100 मैनमेड जो केमिकल था जिसको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहते थे, उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रोकने की बात की, रेगुलेट करने की। मैंने स्टॉकहोम कन्वेंशन है। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन, दिस इज द पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब POP के लिए, हटाने के लिए है ना। और जो कार्टेगेना है वो बायोसेफ्टी के लिए है ना, बायोसेफ्टी के लिए है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से आपको अगर कुछ लिविंग मॉडिफाइड LMO मिल रही है ना, LMO लिविंग मॉडिफाइड, तो ये आप वर्ड याद रखो, POP LMO, है ना। तो उसकी ट्रांसपोर्ट को कैसे सेव कर सकते हैं ना। सो सेफ हैंडलिंग से, सेफ से हैंडल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है LMO को, है ना।
कि उससे कोई एडवर्स इफेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे नहीं पड़े इसलिए। सो आंसर तो हमारा यही होगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड GHG। अगला है, इसमें से असर्शन रीजन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई कहाँ ट्रॉपिकल कंट्रीज में है। ये बिल्कुल सही है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज़्यादा होती है। नाउ द रीजन है कि बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो क्योंकि बटरफ्लाई ट्रॉपिकल में गर्मी ज़्यादा होती है, तो बटरफ्लाइज को लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही है, पहला कहा है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में बटरफ्लाई ज़्यादा होता है क्योंकि बटरफ्लाइज लो टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पाती है। तो बिल्कुल दोनों असर्शन रीजन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो कितना एनर्जी जो है सो ट्रांसफर होती है, वो इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है। तो अगर इसकी बात करें तो ये डिक्रीज करती है। एक से अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक लेवल ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाते हैं इकोसिस्टम में, तो ये 10% डिक्रीज करती है। सॉरी, ओनली 10% ट्रांसफर होती है, ओनली 10% ट्रांसफर्ड। सो ऑलवेज डिक्रीजेज। अगर एनर्जी पिरामिड की बात करें, ये अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो इसमें अगर 100% एनर्जी है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा तो ये 10% बचेगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा तो 1% बचेगा, ये टर्सरी कंज्यूमर में जाएगा तो 0.1%, और ये एपेक्स में जाएगा 0.01%। मतलब सिर्फ 10% बचता है। 100 का सीधे 10 का सीधे 1, ठीक है, तो ये डिक्रीज करता है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो दिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट होती है अमोनिया में, है ना। ये करते कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और कुछ बैक्टीरिया भी है जैसे एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये सारी मिलकर के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन कराती है। ठीक है, सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन से समझ गए, ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज फॉर टुडेज सेशन। अगले वीडियो में हम लोग जिसका जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है जो 101 से 150 तक है वो करेंगे। देन विल स्टार्ट 2020 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। सर दो कोटेशन ऑफ द डे क्या है? कोट्स ऑफ द डे, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। सो अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो दैट्स ओके, है ना। हाँ, पढ़ाई में, है ना, तो आप अगर गलती कर रहे हो कहीं भी, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने कुछ नया करने की कोशिश की है। आप अगर करोगे ही नहीं कुछ भी तो फिर गलतियाँ होगी ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन गेट द PDF फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia एंड वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी सो यू कैन राइट ऑन UPSC PYQ_pedia, नो जस्ट pyqpedia@gmail.com, ठीक है। या आप गूगल फॉर्म है वहाँ पे आप फिल कर सकते हो अपने डाउट को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।